फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चा एजुटेक। एक बार फिर मैं रवि भाटी सर आप सभी का बच्चा एजुटेक में स्वागत करता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने स्केलर वेक्टर्स में जितना कुछ सीखा, लेक्चर के एंड में आपको एक डेप्थ रिवीजन भी करवा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इन सब बातों को। कोई जल्दी नहीं हमको टॉपिक खत्म करने की, है ना। सब कुछ आना चाहिए भाई। जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी क्रैक करना है, छोटी मोटी बात नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर बनना है ना। तो चलो और फिर अब यहाँ पर हम लोग सर आपने हमें सिखाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सर क्या बताया था कि एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हो, एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हो, है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, इसको पैरेलल यहां से ड्रॉ करो, इसको पैरेलल यहां से ड्रॉ करो और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आके हमको मिलेगा। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सवाल क्या आता है, सवाल ऐसा आता है, देखना एग्जाम्पल बनाता हूं यहां पर, ताजा ताजा गरम गरम बिल्कुल। देखो ऐसा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस a box is there. On a horizontal surface a box is there. A person tries to pull it in this particular direction with a force of 6 न्यूटन। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने को ट्राई कर रहे हैं, है ना। कितना फोर्स लगा है? 6 न्यूटन। And another person helps him and applies a force of 8 Newton at an angle of 60 degree. है ना? एक बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एक पर्सन 6 न्यूटन फोर्स लगाता है हॉरिजॉन्टल को पैरेलल और ट्राई करता है बॉक्स को मूव करने को, लेकिन मूव नहीं कर पाता। तो दूसरा पर्सन उसे मदद करता है और वो 8 न्यूटन फोर्स लगाता है 60 डिग्री एंगल पर। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द magnitude of resultant force by which box moves and in which direction। देखो ये क्वेश्चन बना लिया मैंने। क्वेश्चन ऐसा है कि इस डायरेक्शन में एक पर्सन 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इस बॉक्स को मूव करने को ट्राई करता है, लेकिन वो जो है उस बॉक्स को मूव नहीं कर पाता। तो क्या होता है ऐसा है कि फिर एक पर्सन और आता है और वो हेल्प करता है उसको, बोलता है चलो मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो 60 डिग्री एंगल में 8 न्यूटन और एडिशनल फोर्स उसको लगा के देता है और वो उसकी मदद करता है बॉक्स मूव करने के लिए। अब ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थितियों में कितना रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कि ये बॉक्स जैसे मूव हो जाएगा, और दूसरी बात वो बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सवाल है। ओके सर, ऐसा सवाल है। सर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इन दोनों फोर्सेस को देखें तो ये 6 न्यूटन, ये 8 न्यूटन। आपने हमको बताया था कि यहां से पैरेलल इसको ड्रॉ करो, यहां से पैरेलल इसको ड्रॉ करेंगे, यहां से पैरेलल इसको ड्रॉ करेंगे,
तो ये डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा और ये डायरेक्शन में हमको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, है ना। इस डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा और इस डायरेक्शन में जो है वो बॉक्स मूव करेगा, इस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, लेकिन कितना, यहां सवाल है मैग्नीट्यूड में। आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर यूनिट के साथ। यहां नंबर चाहिए, ये देखो ये नंबर है यूनिट के साथ, ये मैग्नीट्यूड हुआ इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा। ये क्या था, F1 एक assumption था, यहां एक्चुअल वैल्यू मिल रही। ये F1 F2 assumptions थे जिनका रिजल्टेंट R एक assumptions था, लेकिन यहां कहीं तो भी 6 न्यूटन 8 न्यूटन ये नंबर में एक वैल्यू मिली है, वैल्यू। तो हमें यहां पे R लिखकर काम नहीं चलेगा, R कितना, ये सवाल है। सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। तो चलो आओ हम फिजिक्स का पहला एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। समझिए बात को, मैं आप सबको बता दूं 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आप सबको आएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जब आप सबको आएगा तो उसमें होने वाला 100% पेपर में से 100% पेपर में से सिर्फ 35 to 40% ही थ्योरी क्वेश्चन दिखाई देंगे। बचा हुआ जो पार्ट होगा, बचा हुआ जो पार्ट होगा 60%, वो 60% पार्ट somehow न्यूमेरिकल होगा और somehow एक्सप्रेशंस होंगे। सवाल है सर हम अभी अभी 10th स्टैंडर्ड करके आए, हमको क्या पता एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो चलो आओ मैं आपको समझाता हूँ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस होते हैं किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन, किसी फॉर्मूले को डिराइव करना। कोई फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो फॉर्मूला कहां से आया। मान लो मैं आपको यहां पर बोलूं कि मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, R is equal to अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आपको मैं बोलूं लर्न कर लो, आप लर्न करोगे तो कितने दिन तक याद रहेगा, सोचो कितने दिन तक याद रहेगा आपको ये फॉर्मूला, कितना दिन। या फिर अभी मुझे बताओ कि हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 3 पर क्या लिखा था, याद नहीं रहता हमको। कोई चीज पढ़कर लर्न करके हम लोग ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम ये चीज पढ़ें कि कहां से आया, किसने डिराइव किया, कैसे पता चला, अगर हमें ये वाली बात पता होती है तो फिर ये चीज हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो चलो ये फॉर्मूला लर्न न करते हुए इसको डिराइव करते हैं, कैसे आया। तो हमारे डेरिवेशन का नाम यहां पर हम लिख देते हैं। हम आज जो डेरिवेशन देखने वाले हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का ये कितना होगा, ये R है ना। सर आपने जल्दी जल्दी लिख दिया, यहाँ पर R इतना होना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, PQ के फॉर्मेट में लिखा सर, ये ले, इसको P बोल दे, इसको Q बोल दे, है ना। P फोर्स इधर लगाया, Q फोर्स इधर लगाया, R मिल गया, ये देखो। लेकिन कैसे आया, क्या किया हमने, कैसे आया। चलो ठीक है, देखो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है P न्यूटन, है ना। इस न्यूमेरिकल को 2 मिनट के लिए हमने साइड में रख दिया, करवाएंगे आपको इसका भी आंसर बिल्कुल अच्छे से। ये है P न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स है, और इस डायरेक्शन में Q न्यूटन्स फोर्स है, और ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल अपार्ट है, थीटा एंगल अपार्ट, है ना, थीटा एंगल अपार्ट है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इसको पैरेलल हम यहां बना लेते हैं और इसको पैरेलल हम यहां बना लेते हैं, और इन दोनों को जहां पर इंटरसेक्शन मिला वहां पर हमने हमारा रिजल्टेंट बना लिया। ये थीटा एंगल है, ये पूरा एंगल थीटा है मान लीजिए, है ना। चलो ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ABC
डी ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ये रिजल्टेंट फोर्स जो है हमको वो निकालना है कि वो कितना होगा, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक और बात समझ लो, इसको कैसे करते हैं, है ना। इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। सुनो, देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि नया है ना हमारे लिए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आए ऐसा पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखो यहां से हम इसको एक्सटेंड करेंगे और सी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसको हम नाम देंगे CE, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ड्रॉ CE perpendicular to AB extend। AB को हमने एक्सटेंड किया और C से E पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। एक शॉर्ट में हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा डेरिवेशन। ध्यान से देखना। मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि चलो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? given that AD is parallel to BC, because ABCD is a parallelogram ना? ABCD is a parallelogram। ABCD ये पैरेललोग्राम है। अगर ABCD ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AD और BC पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBE। ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल है, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है। तो लिख दो मैं यहां पर इज इक्वल टू थीटा। बड़ा अच्छा है, ओके। चलो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, ये वाली बात हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे बोलता हूं, देखो इन ट्रायंगल CEB, ये ट्रायंगल देखो, ये छोटा सा, इस छोटू में एंगल CEB इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम लोग यहाँ पर कहीं तो भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ, इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड से सीखा हुआ है ना। साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी? CE। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? BC है। बहुत बढ़िया। तो हम इससे ऐसे बोल सकते हैं, BC जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, therefore CE is equal to BC sin थीटा। ओके, ठीक है। cos थीटा अगर लगाते हो, also cos थीटा is equal to ये देखो, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे लगा रहे हैं ना, एडजेसेंट साइड। कौन सी एडजेसेंट साइड? अरे ये वाली एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही है BC। तो जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख दूं मैं BE is equal to BC cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। सर क्या कर रहे हैं हम, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझेगा, देखो बहुत अच्छे से समझेगा, बस लिंक बना के रखो। क्या है, हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का। अच्छा, और हमने ये जो दो फोर्सेस थे P और Q, ये जो दो फोर्सेस थे, एक हमारा P और एक हमारा Q, इन दो फोर्सेस, जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से थीटा एंगल अपार्ट थे, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। और उसी लिए हमने क्या किया, पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया और बोल दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इसको एक्सटेंड कर लिया और लिख दिया कि ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB एक्सटेंड, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सुनो ध्यान से सुनो। उसके बाद हमने बोला कि हमें AB और BC पैरेलल दिया हुआ है, AB और BC पैरेलल दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से इक्वल होता है।
इसीलिए ये वाला एंगल थीटा हो गया, बहुत बढ़िया। अब इस ट्रायंगल को हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो sin थीटा इज इक्वल टू दिस मच CE की वैल्यू मिल गई, मतलब ये कितनी है। अच्छा ऐसा होगा क्या, ओके BE कितना है वो भी मिल गया। एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो, फ्रॉम फिगर को देख के हम एक बात यहां पर क्लियर कर सकते हैं कि AB वेक्टर AB इज नथिंग बट P, है ना, ये देखो ये P है, और CB BC वेक्टर एंड BC वेक्टर, अच्छा पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं हम लोग, कौन से क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं, वो वाले क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं जिनके अपोजिट साइड पैरेलल हो, और अपोजिट साइड, एक तो अपोजिट साइड पैरेलल हो और वो दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो। इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, लेकिन हमारी काम की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे बात की। तो क्या BC AB को इक्वल होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा, कितना होगा, Q होगा। अच्छा तो यहां पर AB हो गया P और BC और AD हो गया Q, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है सर, पूरे पेशेंस रखना, पूरा ध्यान यहीं पे रखना, कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं सब अब क्लियर होने लगेगा। ठीक है, एक और चीज जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो लिखता हूं, है ना, यहाँ लिखता हूं इन ट्रायंगल CBE अगेन एंगल CBE इज 90 डिग्री। चलो बहुत अच्छी बात है, एंगल CBE इज 90 डिग्री। अगर एंगल CBE 90 डिग्री है तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से आती है, वो मतलब पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो लिखो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अच्छा CE स्क्वायर इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ओके चलो ठीक है। Also in triangle CEA, ओ बड़ा वाला ट्रायंगल CEA, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखना। इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरह से लगेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अरे वाह, CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, उल्टा लिख दो, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बहुत आसान है, देखो मैं बार बार रिपीट करवा के आपको बहुत अच्छे से ये चीज लर्न करवा दूंगा। अब मुझे बताओ AE स्क्वायर, AE मतलब AB प्लस BE। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE, AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, है ना। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, अगर आप बोलोगे स्लो हो रहा है तो अच्छी बात है, स्लो होना चाहिए, एक एक चीज हमको लर्न होती रहनी चाहिए, है ना। चलो A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, 7th 8th स्टैंडर्ड से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर लगाते हैं बहुत खुशी खुशी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस तीसरी वाली टर्म BE स्क्वायर और ये बचा हुआ टर्म प्लस CE स्क्वायर। फिर एक बार समझा दो आपको, ये देखो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये रिमेनिंग टर्म यहाँ पे लिख दी, क्या दिखाई दे रहा है, देखो 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 देखो, अरे वाह ये है ये सर, ये देखो दोनों एक जैसे हैं, है नहीं है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों की जगह पर BC स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE प्लस इसकी जगह लिख दिया हमने BC स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, इसको इधर लिख देते, इसको इधर, है ना, उससे को करने पड़ता।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE, है ना। बहुत अच्छे, इसमें कुछ नहीं किया, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, क्या आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे? जब आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे, क्या AC मतलब ही R है? क्या AC मतलब ही R है? अगर हम डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो क्या AC का ही मतलब R है? और AB ओहो P, पहले ही बोला था AB मतलब P, अच्छा बहुत अच्छे, ये P स्क्वायर हो गया प्लस 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 प्लस, यहां से BC कितना होता है? BC AD को इक्वल होता है। AD कितना होता है? AD क्यों होता है? देखो मैं क्यू स्क्वायर, ओके प्लस 2 जैसा का वैसा लिख देता हूं। AB मतलब P, B मतलब कितना? BE ओहो, यहां से इक्वेशन नंबर 2 में पहले ही BE फाइंड आउट करके रखा है। सर हमने CE और BE की वैल्यू कितनी होती है ये पहले से ही फाइंड करके रखा है, तो BE की वैल्यू कितनी है? BC cos थीटा है कि नहीं है? BC cos थीटा, बहुत बढ़िया। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड ये सब चीजें कहां से आई? फिगर से आ गई, देखने को मिली। अब BC मतलब कितना होता है? BC मतलब होता है Q, तो यहां पर Q लिख सकता हूं, तो ऐसे लिखो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R स्क्वायर का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? R आएगा। अंडर रूट में P स्क्वायर चला गया, Q स्क्वायर चला गया, 2PQ cos थीटा। अरे वाह सर, यही फॉर्मूला तो आपने यहाँ लिखा था, यही फॉर्मूला तो हमने यहाँ लिखा था। ये वाला जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा नहीं लिखा? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और वही चीज यहाँ पे डेराइव हो गई। इसी को डेरिवेशन बोलते हैं, फिजिक्स में इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। आपको पहले 2 लेक्चर्स में थ्योरी पार्ट सिखाया गया, इस लेक्चर में आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी अभी मैं कंप्लीट करने वाला हूं, इस न्यूमेरिकल को। तो ये सब चीजें पढ़ाकर आपको ये बताया जा रहा है कि एक तो वेक्टर अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से आ जाए, और दूसरी बात कि एक्चुअली फिजिक्स बहुत इजी है। देखो ना, ये ज्योमेट्री तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। क्या किया देख, शॉर्ट रिवीजन देख, फिर से अच्छे से देखना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन था, है ना। और क्या हुआ, और कहीं तो भी एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, है ना। और फिर हमने बोला कि यहाँ से सीई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एबी एक्सटेंड पर, बहुत अच्छे। एबी और बीसी पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल है। फिर हमने बोला ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, बहुत अच्छे। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री लगा दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करके साइन थीटा लगाया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीई की वैल्यू मिल गई। cos थीटा लगाया, cos थीटा BE इज इक्वल टू BC cos थीटा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पहले से निकाल के रख दी, और फिगर को भी ऑब्जर्व कर लिया कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो जितना AD है उतना ही BC, और AB तो हमें पता है कि वो P है, ठीक है। इक्वेशन नंबर देके रख दिया। फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC की वैल्यू निकाल के रखी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, निकाल के रखा। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम ये किया कि इन ट्रायंगल CEA, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE की जगह पे रख दिया AB प्लस BE, और A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और ये जैसे का वैसा। फिर देखने को मिला कि ये दोनों के एडिशन मतलब ये है, तो इसकी जगह हम लोग BC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह BC स्क्वायर, इसकी जगह BC स्क्वायर, इसकी जगह BC स्क्वायर लिख दिया, बहुत इजी है। फिर AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE इंटू BC, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, ताकि हम लोग फिगर में से देख के बता सकें कि क्या AC
ही हमारा R है, क्या AB ही हमारा P है, क्या BC ही हमारा Q है, और प्लस 2 इंटू P इंटू BE, BE पहले से निकाल के रखा था, BE BC cos थीटा, ये उठाया यहां रख दिया, इसकी जगह पर यहां रख दिया, ये देखो BE इतना था, इसकी जगह पर यहां रख दिया। फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हो गया कि 2p BC, BC तो ऑलरेडी पता है कितना होता है, Q होता है cos थीटा जैसे कि वैसा, तो 2pq cos थीटा वाली टर्म बन गई। r स्क्वायर की वैल्यू हो गई, हमको r चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। तो कितना r स्क्वायर है तो r चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, r की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और ये वाली चीज जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऐसा होता है सर, ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे निकाल देता हूँ, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, ये याद रखना है, ये एक्सप्रेशन हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा, बड़े अच्छे से हमको ये याद रहेगा। अब सवाल है सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, चलो इसका इंतजार कर रहे हो तो हम आपको इसको सॉल्व करवा के बता देते हैं, है ना, इसको सॉल्व करके बता देते हैं। उस एक्सप्रेशन को मैं फिलहाल के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ता, उस एक्सप्रेशन को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ, 2 मिनट के लिए कुछ सवाल मुझे और आपको करने हैं। Find the magnitude of resultant force by which the box is moved and in which direction, ये वाला पार्ट अभी फिलहाल हम लोग 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं, है ना, साइड पे रख देते हैं। यहां हमें पता चला एक फोर्स 6 न्यूटन है, क्या ये वाला फोर्स हमारा P बन जाता है, मतलब ऐसा है कि यहां पर P की वैल्यू, यहां पर P की वैल्यू 6 न्यूटन है, बहुत अच्छे। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 8 न्यूटन है, Q की वैल्यू 8 न्यूटन है, ये देखो एक फोर्स, थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यहाँ पर p की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखो ये देखो p की वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, बड़े अच्छे से हमको ये समझ में आ गया। अब यहाँ लिखता हूँ 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 6 48, है ना, 8 6 48, 48 इंटू 2 कितना होना चाहिए 96, यहाँ लिख दिया मैंने 96 और मल्टीप्लाइड बाय cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, बहुत अच्छे। तो चलो ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों की एडिशन आ गई 100 प्लस यहाँ आ गया 48, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया 48 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 148 न्यूटन। इतने फोर्स से ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है वो मूव करेगा, ठीक है। तो चलो यहां पर हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, सवाल है कि इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, इसका सवाल है। तो हम इस चीज को अगले लेक्चर में आपको पहले समझाएंगे कि एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और एक बार एंगल आपको आ जाएगा तो फिर आप इस आंसर को भी, इस चीज का भी आंसर कर सकेंगे कि इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और सभी लोग इस लेक्चर को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। बचाओ एग्जूटेक आपके